नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की ऑनलाइन क्लासेज में हमने जो क्वांटम यांत्रिकी है उसके विकास के बारे में अध्ययन किया था। इसके लिए हमने किसी कण के लिए जो श्रोडिंगर समीकरण है उसको व्युत्पन्न किया था और कण की जो गतिक अवस्था है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो तरंग फलन हम काम में लेते हैं, वेव फंक्शन, उसकी विभिन्न प्रॉपर्टीज और जो तरंग समीकरण है उसके कई गुणों का हमने अध्ययन किया। आज की जो ऑनलाइन क्लास है इसमें हम अध्ययन करेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स का, जिन्हें हम सीमा मान समस्याएं कहते हैं। अर्थात ये एक तरीके से पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर पार्टिकल डिफरेंट पोटेंशियल्स में स्थित हो तो वो किस प्रकार व्यवहार करेगा और उसका जो अध्ययन है वो किस प्रकार किया जाए, ये सब हम जो विभव समस्याएं हैं उसके अंतर्गत इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इन विभव समस्याओं के अध्ययन से पूर्व हमें एक तथ्य और जानना चाहिए। वो है कि जो वेव फंक्शन है, तरंग फलन, उसके लिए सीमांत और सातत्य प्रतिबंध हैं, वो क्या हैं? अर्थात बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशंस ऑन द वेव फंक्शंस, ये क्या होते हैं? तो इसका जो सीधा सा अभिप्राय है वो ये है कि दो सीमाओं की स्थिति में जब हम किसी तरंग फलन को कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर जो तरंग फलन और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनका मान, उसके लिए तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक तो ये जो वेव फंक्शन है ये सीमा पर एकल मानी होना चाहिए, इसका सिंगल मान होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग इसके मान हो। दूसरा, ये फाइनाइट होना चाहिए, यानी एकल मान होते हुए भी इसका जो मान है वो सीमित होना चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि ये कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन सतत फलन होना चाहिए। इसलिए ये सिंगल लाइन में हम ये कह सकते हैं कि एट बाउंड्रीज साई एंड इट्स डेरिवेटिव्स should be single valued, finite and continuous at boundaries। अर्थात साई और उसके जो अवकलज हैं इनका मान सीमा पर सतत, एकल मानी और सीमित होना चाहिए। अब आज हम जो विभव समस्या कंसिडर कर रहे हैं वो है एक विमीय बॉक्स में स्थित कण। अर्थात अगर हमें a चौड़ाई और अनंत गहराई वाला एक विमीय विभव बॉक्स दिया हुआ हो तो उसमें किसी कण की जो गति है वो किस प्रकार होगी। तो मान लीजिए कि एक जो बॉक्स है उसमें जो कण है वो x बराबर 0 से x बराबर a के बीच में गति करता है और हमें ये जो क्षेत्र है x बराबर 0 से x बराबर a, इसके बीच में कण किस प्रकार गति करता है इसका अध्ययन करना है। x बराबर 0 और x बराबर a पर जो विभव है वो अनंत दिया हुआ है, इसलिए हम इसे अनंत गहराई का विभव, एक विमीय विभव बॉक्स भी कह सकते हैं। यानी x बराबर 0 और x बराबर a पर जो विभव है
उसका मान अनंत है, इसलिए ये जो कण है वो x बराबर 0 और x बराबर a के जो सीमाएं हैं उनके बीच ही गति करता रहेगा। जैसे ही कण x बराबर 0 है उससे x बराबर a की तरफ गति करेगा और जैसे ही ये x बराबर a पर पहुंचेगा इसकी गति है वो रिवर्ट होगी और ये पुनः x बराबर 0 की तरफ गति करेगा, क्योंकि x बराबर 0 और x बराबर a पर इसे अनंत जो विभव है उसे फेस करना होता है। और x बराबर 0 से x बराबर a के बीच सुविधा की दृष्टि से हम ये मान लेते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान नियत है और इसका जो मान है वो 0 है। इसलिए सुविधा की दृष्टि से हम x बराबर 0 से x बराबर a के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा है उसको नियत मानते हैं और सुविधा की दृष्टि से इसे हम 0 मान लेते हैं। इसलिए मुक्त कण, चूँकि v = 0 है, इसलिए हम जो कण है उसको एक तरीके से मुक्त कण की तरीके से मान सकते हैं। तो इसके लिए श्रोडिंजर इक्वेशन होगा d2ψ/dx² + 2m/h² E psi = 0। इसको लिख सकते हैं d2ψ/dx² + k² ψ = 0, जहाँ पर k² बराबर 2me/h² होगा। और ये जो समीकरण है इस चूँकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसलिए इसका सॉल्यूशन होगा ψx = a sin kx + b cos kx, जहाँ पर k ये तरंग संख्या है, इसका मान होगा √2me/h²। a और b ये कांस्टेंट्स हैं जिनका कि मान हमें बाउंड्री जो कंडीशंस हैं उनके या सीमांत प्रतिबंध हैं उनकी सहायता से ज्ञात करना है। जो सीमांत प्रतिबंध हैं वो होंगे x बराबर 0 और x बराबर a के लिए ψ बराबर 0 होगा। दूसरे x बराबर 0 और x बराबर a पर dψ/dx का मान 0 होना चाहिए। इसलिए जो पहली कंडीशन है कि अगर हम x बराबर 0 पर ψ बराबर 0 काम में लें तो इससे हमें जो मान प्राप्त होगा वो ये है कि b cos 0 = 0, अर्थात b = 0। इसी प्रकार x बराबर a पर भी ψ = 0 होना चाहिए। इसलिए चूँकि ऑलरेडी b = 0 है तो जो समीकरण का हल हुआ वो हुआ ψx = a sin kx। इसलिए दूसरी बाउंड्री कंडीशन हम लगाएं कि x बराबर a पर ψ बराबर 0 है तो उससे हमें प्राप्त होगा sin ka बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि ka = n पाई होना चाहिए, यानी जो एंगल का मान अगर n पाई है यानी पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है तो उन सब के लिए sin ka का मान 0 होगा। इसलिए ka बराबर n पाई, और चूँकि k बराबर √2me/h² है इसलिए k √2me/h² × a = n पाई, और इससे जो e का मान है इसको हम लिख सकते हैं k² a² बराबर 2me/h² बराबर n² पाई²। चूँकि e के डिफरेंट मान प्राप्त हो रहे हैं और ये डिफरेंट मान निर्भर कर रहे हैं n की वैल्यूज पे, इसलिए हम e को भी en लिख देते हैं, यानी कौन से n के संगत जो ऊर्जा है वो हमने कंसिडर की है। इसलिए इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो En बराबर हमें प्राप्त होता है n² पाई² h² 2ma²। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ऊर्जा है वो क्वांटीकृत है, यानी E1 का मान होगा, E2 का मान होगा, E3 का मान होगा, लेकिन ऊर्जा का मान E1 और E2 के बीच में नहीं होगा, E2 और E3 के बीच में नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कण की ऊर्जा है वो क्वांटाइज्ड हमें प्राप्त होगी, क्वांटीकृत प्राप्त होगी। यदि कण बक्स के बाहर हो तो कण मुक्त होता है और उसका जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम है हमें मालूम है कि वो सतत होता है, लेकिन जो बक्स है उसके अंदर हमें कण की जो ऊर्जा है उसके विविक्त मान प्राप्त हो रहे हैं, तो उसका जो विविक्त ऊर्जा स्पेक्ट्रम है वो इस तरीके का होगा। ये n बराबर 1 2 3 4 दिखाया गया है और इनके संगत जो E1 है ये n² h² / 2ma², E2 का मान 4 E1, E3 का मान 9 E1,
E4 का मान 16, E1 एज इट एंड सोन, इस प्रकार हमें प्राप्त होगा। ये अलग अलग मान निकाले हुए हैं, E1, E2, E3, E4 इन सब के, और इसी प्रकार जो आगे की और ऊर्जा स्तर हैं उनकी गणना भी हम कर सकते हैं। तो ऊर्जा आइगन मानों के लिए विविक्त मानों की ऐसी स्थिति इस विषय की कोई विशेषता नहीं है। जब श्रोडिंगर समीकरण स्पेस के किसी क्षेत्र में विभव से बद्ध कण के लिए हल किया जाता है तब ऐसा सदैव होता है, अर्थात कण की ऊर्जा के कुछ निश्चित विविक्त मान ही होते हैं। और इसके अलावा हम एक जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि जो न्यूनतम ऊर्जा E1 इसका मान 0 नहीं है। E1 का जो मान है वो प्राप्त हो रहा है π²h² ma²। तो ये जो परिमित जो नॉन जीरो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है ये अनिश्चितता सिद्धांत का परिणाम है। यदि E बराबर 0 हो तो उस स्थिति में V बराबर 0 हो जाता है और डी ब्रोगली जो तरंग धैर्य है उसका मान लैम्डा बराबर h/mv अनंत हो जाता है। और चूंकि बद्ध कण के लिए अनंत तरंग धैर्य है वो पॉसिबल नहीं है, यानी अनंत तरंग धैर्य का मतलब ये हुआ कि कण है वो कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन कण है वो कहीं भी नहीं, सिर्फ जो एक विमीय पॉक्स है उसके अंदर ही पाए जाने की उसकी संभावनाएं हैं, इसलिए उसकी जो तरंग धैर्य है वो अनंत नहीं हो सकती। इसलिए कण की स्थिति की अनिश्चितता डेल्टा x बराबर a के अंदर ही होती है, इससे बाहर है वो कण के पाए जाने की संभावना नहीं है। और इस कारण से जो स्थिति की अनिश्चितता है वो तो हुई डेल्टा x बराबर a, और कण के संवेग की जो अनिश्चितता है डेल्टा p ये हो गई ट्वाइस p के बराबर, क्योंकि जो बक्स के अंदर कण का जो संवेग है वो p है, तो ये p संवेग से x बराबर a की तरफ गति करता है और माइनस p से प्रत्यास्थ टक्कर के कारण वापस रिवर्ट होता है, इसलिए संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p हो गई ट्वाइस p। इसलिए डेल्टा x डेल्टा p इक्वल्स या ग्रेटर देन h, और डेल्टा x का मान a, डेल्टा p का मान 2p, और इसको हम सॉल्व करें तो हमें प्राप्त होता है p²/2m ग्रेटर देन इक्वल्स टू h² π² p²/2m ये एनर्जी बन गया, और h² π² ये E1 के बराबर है। इसका मतलब जो एनर्जी है वो सदैव E1 या E1 के बराबर होगी या E1 से अधिक होगी, अर्थात इसका जो मान शून्य है वो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंक्लूजन हमें प्राप्त होता है। मतलब जो क्लासिकल पार्टिकल होता है तो उसकी जो शून्य बिंदु ऊर्जा है उसका मान शून्य होता, लेकिन जब हम इस पार्टिकल को क्वांटम पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं तो उस स्थिति में इसकी जो न्यूनतम ऊर्जा है उसका मान शून्य नहीं होगा, बल्कि इसका परिमित मान π²h² ma² होगा। अब प्रश्न उठता है कि आइगन फलन क्या होंगे। तो चूंकि जो En ऊर्जा वाले कण का जो तरंग फलन है वो हमें प्राप्त होता है n = a sin kx, k का मान हमें मालूम है √2 MEN/h², इसलिए n = a sin √2 MEN/h²x, और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं n = a sin nπx/a। तो समीकरण जो 7 है En आइगन मानों के संगत तरंग फलन n देता है, और ये आइगन फलन एक तरंग फलन के आवश्यक सीमांत प्रतिबंधों का समाधान करते हैं। और इस प्रकरण में जो सामान्यीकरण प्रतिबंध है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, चूँकि हमें मालूम है वेव फंक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए sin²x dx इंटीग्रेशन -∞ to ∞, और यहाँ जो सीमाएं होंगी वो 0 से a है, तो 0 to a sin² dx = 1 होना चाहिए। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें प्राप्त होता है a² बराबर 2/a, और इसलिए a बराबर √2/a। इसलिए वेव जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आइगन फलन है इसका मान होगा sin x = √2/a sin nπx/a, और n का मान 1 2 3 इस प्रकार से होगा। इन वेव फंक्शंस को डायग्राम में दिखाया हुआ है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है
कि ये जो वेव फंक्शन है नॉर्मलाइज भी होगा, और ये दूसरी जो कंडीशन है कि साइन स्टार साई एम डी एक्स इक्वल्स टू 0, यानी ये जो परपेंडिकुलरिटी प्रॉपर्टी है उसको भी ये फॉलो करते हैं, जबकि n का मान है वो m के बराबर नहीं हो। अगर n बराबर m है उस स्थिति में तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, और अगर n बराबर m नहीं है तो उस स्थिति में इसका जो साई एन स्टार साई m का जो मान है वो 0 के बराबर होगा। और इसलिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो साई एन स्टार साई m डी एक्स फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, तो इसका मान अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो 0 to a 2/2 साइन एन पाई एक्स अपॉन ए साइन एम पाई, ये एन पाई नहीं है बल्कि एम पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स होगा। तो ये 2 साइन ए साइन बी हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, और इसका जो मान है वो हमें प्राप्त होता है 0। यानी ये जो परपेंडिकुलरिटी प्रॉपर्टी है उसको भी फॉलो करते हैं। ये जो डिफरेंट वेव फंक्शंस हैं और जो एम्पलीट्यूड है उनका डायग्राम ये दिखाया गया है। अगर ये साई 1 है, इसमें सिर्फ ये एक ये निस्पंद हैं 2 और ये प्रस्पंद बनेगा। साई 2 के लिए n बराबर 2 के लिए 1 2 3 ये निस्पंद होंगे, 2 ये प्रस्पंद होंगे। n बराबर 3 के लिए ये 1 2 3 4 ये निस्पंद होंगे और 3 ये प्रस्पंद होंगे। इसी प्रकार साई स्क्वायर, चूँकि इसका मान सदैव है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार प्राप्त होगा। तो ये साई और साई स्क्वायर को इसमें शो किया गया है। तरंग फलन साई के स्वरूप से स्पष्ट है कि बक्स की दीवारों पर सदैव निस्पंद बनेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और विभव के प्रास में जो निस्पंदों की संख्या है वो n+1 होगी। यानी ये जो निस्पंद हैं ये n+1, n बराबर 1 है तो निस्पंद कितने हो गए n+1 2, n बराबर 2 है तो निस्पंद हो गए 3, n बराबर 3 है तो निस्पंद हो गए 4। बस बल का रैखिक संयोजन तरंगों के अध्यारोपण को दर्शाता है जो अप्रगामी तरंगों या निकाय के अचर ऊर्जा स्तरों का निर्माण करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कण विभव कूप में आगे पीछे तीव्र गति से दोलन करता है। क्वांटम प्रायिकता आयाम के अनुसार साई स्क्वायर के शून्य मानों के संगत निश्चित बिंदुओं पर कण के पाए जाने की प्रायिकता नगण्य होती है। और क्लासिकल तौर पर चिरसम्मत तौर पर कण की स्थितियों के लिए उसके वहां पाए जाने की प्रायिकता नियत होती है, जो क्वांटम यांत्रिकी द्वारा निश्चित निम्न ऊर्जा स्तरों के अनुरूप नहीं है। n का मान बहुत अधिक होने पर क्वांटम यांत्रिक आयाम के बहुत अधिक संख्या में तीव्र दोलन होते हैं और तब उसका औसत मान चिरसम्मत मान के समान हो जाता है। यानी n का मान अगर बहुत, चूँकि ये ऑसिलेशंस आप देख रहे हो, जब n का मान बहुत अधिक होगा तो उस स्थिति में ये ऑसिलेशंस बहुत अधिक होंगे, और उस स्थिति में इनको हम ये मान सकते हैं कि जो औसत मान है वो चिरसम्मत मान के समान होए। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।